हाय। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और अभी अभी कुछ दिन पहले गणतंत्र दिवस बीता, ठीक है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है ये CAA और NRC ये क्या है और इस पर इतना ज़्यादा बहस क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है और है क्या एक्चुअल में, ये क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि किसी भी पार्टी का समर्थन करना या CAA का समर्थन या विरोध। ये एक्चुअल में वीडियो इसलिए बनाया गया है या मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि मैं बहुत दिन से देख देख करके तंग आ गया, ये सोच सोच के तंग आ गया कि विरोध भी सही है और समर्थन भी सही है, अपने अपने जगह पर दोनों सही है, पर क्या सच जानने का हक विरोधियों को भी नहीं है? क्या सच जानने का हक समर्थक को भी नहीं है? असल में कितने लोग सच समझ के विरोध कर रहे हैं या कितने लोग सच समझ के समर्थन कर रहे हैं? मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है आप लोगों से, या जितने भी लोग हैं, समर्थक हो या विरोधी, वो पहले इसको सच जान लें, इसकी सच्चाई है क्या। फिर से अब रही बात कि क्या सब लोग सच नहीं जानते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत लोग सच जानते हैं, बहुत विरोधी भी सच जानते हैं और बहुत समर्थक भी सच जानते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जानते। वो जो भीड़ खड़ी है जगह जगह पर, क्या वो पूरी भीड़ जानती है सच? क्या वो पूरी भीड़ सच जानकर समर्थन में है या वो पूरी भीड़ सच जानकर विरोध में है? नहीं। अगर सच बता दिया गया सबको तो शायद भीड़ घट जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि विरोध कम हो जाएगा या विरोध बढ़ जाएगा या समर्थन बढ़ जाएगा, पर भीड़ जरूर घट जाएगी, इसको समझने। और फिर तो ये सत्ता पक्ष या विपक्ष, इन्होंने क्यों इस सच को दबा के रखा या क्यों रखा हुआ है? इसीलिए क्योंकि फिर उनका मकसद पूरा नहीं होगा। कुछ तो मकसद है उनका, वो मकसद पूरा नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले सच्चाई है क्या, फिर हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। जैसे आज जो CAA है, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, क्या इससे पहले कोई भारत के नागरिक नहीं थे? क्या इससे पहले कोई भारत का नागरिक नहीं बनता था? सोचने वाली बात है कि ये एक्ट नहीं आया होता तो क्या हो जाता देश में, क्या हो रहा था? जब तक ये एक्ट नहीं आया था तो क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आज ऐसा क्या बदलाव आ गया? इस एक्ट के आने से क्या बदलाव आ गया? सोचने वाली बात है। मैं आपको एक बात पूछता हूं, मान लिया जाए कि जब उस डेट से पहले देश चल रहा था, उस डेट के बाद क्या क्या चेंज आया किसी के आने से, किसी के आने में? आप बात को समझिए। पहले भी लोग भारत के नागरिक बनते थे, होते थे। इसके लिए हमारे संविधान के द्वितीय भाग के 5 से 11 अनुच्छेद में सब कुछ दिया हुआ है, जिसे समझने की है देरी, लोग समझ सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि ये एक बार बना दिया गया और फिर कभी नहीं इसमें कुछ बदलाव आया। ये 1955 में भारतीय नागरिकता कानून अधिनियम के अनुसार आया, ठीक है। उसके बाद ये बार बार संशोधित भी हुआ। जैसे उसका संशोधन का था 1986 में संशोधित हुआ, 1992 में संशोधित हुआ, 2003 में संशोधित हुआ और 2005 में भी संशोधित हुआ। इतनी बार संशोधन तो हुआ था, फिर इतना ज्यादा हाय तौबा तो नहीं मचा था। फिर इस बार क्या हुआ? इस बार कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ तो हुआ है। पर फिर से वही बात कि सच क्या है वो नहीं पता। तो पहले भी लोग नागरिक बनते थे। अब पहले क्या था नागरिकता कानून? जो इससे पहले भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए अलग अलग आधार बनाए हुए थे। जैसे जन्म के आधार पर
वंश के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। कोई आदमी अगर 26 जनवरी 1950 से 1987 समथिंग कोई डेट है, 1 जुलाई 1987 के बीच अगर वो भारत में जन्मे हैं तो भारत के नागरिक हैं। दैट्स ऑल, कहानी खत्म, भारत के नागरिक हैं। अब तो कहानी शुरू होती है किसके बाद की? 1987 के बाद। 1987 से पहले वाले आदमी को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका जन्म ही 1987 से पहले हुआ। अब क्या 1987 के बाद वाले भारत के नागरिक नहीं है? हाँ हैं। ये तो हुआ जन्म के आधार पर, अब वंश के आधार पर है। 1987 के बाद जन्मे हुए नागरिक का, अगर किसी भी इंसान का माँ या बाप, अब 1987 से अभी कितने दिन हुए हैं? 32-33 साल, ठीक है। उसके बाद जन्मे हुए जितने भी आदमी होंगे तो उसके माँ या बाप का जन्म अगर 1987 से पहले हो गया होगा तो भी वो भारत के नागरिक है, तो भी वो भारत के नागरिक है। तो फिर प्रॉब्लम है कहां? सब तो भारत के नागरिक है। और जो अच्छा उसके बाद भी है वंश के आधार पर, 1992 से पहले अगर माता पिता में कोई भी एक भारत का अस्थायी नागरिक है तो उसके भी द्वारा जन्म लिए गए बच्चे भारत के नागरिक होंगे। 2004 के बाद जो जन्म लिए हैं उसके लिए यह बात एकदम जरूरी है कि उससे पहले के, मतलब 2004 से पहले उसके माँ या बाप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अभी जो 15 साल का बच्चा होगा उसके माँ या बाप भारत के नागरिक होने चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम है कहां? ये पूरा आप इसको समझिए कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर तो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, आपका सवाल ये भी सोचते हैं तो सरकार लाई क्यों? सब कुछ ठीक तो था। अब देशीकरण के द्वारा क्या है, उसमें क्या है कि अगर एक देश का नागरिक हमारे देश का नागरिक बनना चाहता है, इसमें और भी बहुत सारे नियम हैं, मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूं, बट अगर देशीकरण के द्वारा कि अगर कोई बाहर का नागरिक भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको सर्टेन टाइम पीरियड यानी कि 12 साल वो देश में रहा हुआ होना चाहिए। अपने पिछले 14 साल में वो 12 साल हमारे देश में रहना चाहिए। तो अच्छी बात है भाई, आप पिछले 14 साल में हमारे पास 12 साल से रह रहे हो, हमारे देश के नियमों, हमारे देश के संविधान को पालन कर रहे हो, तो आप अधिकृत हो कि आप ट्राई कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो। अगर आपको मेरा देश, हमारा देश इतना पसंद है तो आप रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो फिर उसके लिए क्या है कि आप जब भी उसके लिए आपको पंजीयन कराना होगा, उसके लिए आपको पंजीयन कराना होगा, आवेदन करना होगा, ठीक है। उसमें है कि क्या आप 1 साल तक लगातार, आवेदन करने से पहले 1 साल तक से लगातार रहें, मतलब 14 साल में 12 साल तो नहीं है कि 1 साल जो है कि मान लीजिए कोई आदमी 14 साल में 11 साल रहा लेकिन उसके बाद उसमें 2 साल का गैप है तो नहीं। अगर वो आप लास्ट 1 ईयर से हैं तो आप आराम से पंजीयन कर सकते हैं, लेकिन पूरे 14 में आपको 12 साल इंडिया में रहना है, ठीक है। तो फिर मिल ही रहा है, किसको मिल रहा है? सबको मिल रहा है, किसी भी रिलीजियन को मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात है कि जब इतना सब कुछ है तो सरकार ने ये लाया ही क्यों? सबसे पहले सरकार पे ही सवाल किया जाए, सरकार ने ये लाया क्यों? जब ये था ही तो ठीक था, किसी को भी मिल रहा था, किसी भी रिलीजन का, मैं किसी भी रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सारे रिलीजन को मिल रहा था। अब क्या हुआ? अब ऐसा हुआ कि मान लिया जाए एनआरसी आएगा या नहीं आएगा इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, ये बात है कि लोग रैली में अपने वोट के लिए, अपने फायदे के लिए ये बातें बोलते हैं, ला भी सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी कि वो जो बोल रहे हैं वो करें, ये बहुत अच्छी बात होगी, पर वो सब जगह करें तो ही अच्छी बात होगी। देखिए अब क्या है कि हम बात कर रहे थे देशीकरण के द्वारा, तो ध्यान से समझिए कि सब कुछ ठीक ठाक था, तो ये लाने का मतलब क्या हुआ? ये एक्ट लाने का कि अगर इस एक्ट में है कि कोई भी आदमी अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में सताए जा रहे हैं, धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं और वहां के अल्पसंख्यक हैं, तो उनको इस लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरनी होगी।
यानी कि अगर वो दोस्त 2014 से पहले आ चुके हैं तो उसको 12 साल दिखाने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, और वो भी 2014 से पहले 12 साल दिखाने की जरूरत नहीं है। वो 2014 से पहले अगर आए हुए हैं तो फिर उनके लिए ये आसान बनाया गया है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही बात है, उनके लिए आसान बनाया। उनको 12 साल नहीं करने की जरूरत है, उनको एक लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरने की जरूरत है। इसमें किसी खास रिलीजियन का नाम नहीं दिया गया है, और यही है सबसे बड़ा मुद्दा। तो सवाल है कि क्यों नहीं दिया गया, उसका भी दे देता, कोई बात नहीं था, दे देता। नहीं देने के पीछे का एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि उन देशों में वो लोग अल्पसंख्यक नहीं हो सकते, क्योंकि वही लोग बहुसंख्यक हैं। और जब वो बहुसंख्यक हैं और जब उन्हें कोई धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर रहा है, उनको जीने में तकलीफ नहीं दे रहा है, तो वो आए, वो रहें, वो उनको भी नागरिकता मिलेगी उसी प्रकार जिस प्रकार पहले से उनको मिलते आ रही है। मतलब उनके लिए कोई दया का भाव नहीं दिखाया गया, उनके लिए नॉर्मल रहा गया। और किसी एक आदमी के लिए या किसी सर्टेन ऑफ रिलीजन के लिए दया का भाव दिखाया गया। तो कहने का मतलब ये जो विरोध हो रहा है, ये उस दया का विरोध हो रहा है कि हमने वो दया क्यों किया, और तो कोई रीजन नहीं हुआ। अगर आप पूरी बात को समझे तो सिर्फ इतना का ही अंतर है। अब मैं इस दया को भी समझाता हूं। आप समझिए, आपके घर में दो तरह के लोग आते हैं रहने के लिए। ठीक है, एक लोग आता है जो कि आते ही आपके सामने सरेंडर करता है, समर्पण करता है कि देखिए हम वहां पर बहुत मुश्किल में हैं, आप हमको किसी भी तरह रख लीजिए, हम आपका अपना बन के रहें। ठीक है, ये हुआ। एक आदमी आता है, वो भी अच्छा आदमी है, वो भी सही है, वो कहता है कि हमको भी आपका देश पसंद है, लेकिन हमको वहां कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है भैया, तो मेरे घर में जो रहने के नियम है तुम उसको फॉलो करो, क्योंकि तुमको वहां कोई तकलीफ नहीं है। और इसको चूंकि यहां उसको वहां पर तकलीफ है और वो कभी नहीं जाना चाहता, वो कुछ नहीं करना चाहता, उसके लिए हम थोड़ा दया का भाव रखें। तो इसमें कहां परेशानी है, इसमें कहां परेशानी है? हम तो, हमारा देश, हमारी संस्कृति, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, हमारी संस्कृति पहले से ही ऐसी है कि हमारे में दया का भाव है। हम दूसरे के लिए दया करते हैं, हम आपके लिए भी दया करते। जो भी रिलीजन इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम उनके लिए भी दया करते। परंतु चूंकि आप उस खास तरीके से धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं है, इसलिए आप पर दया नहीं कर रहे। आप पर दया नहीं कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आपको परेशान कर रहे हैं। कैसा फैलाया जा रहा है झूठ की हम उनको निकालना चाह रहे हैं। अरे हम निकालेंगे, हम हैं कौन जो हम आपको निकालेंगे? आप ही का तो देश है, आप ही के देश से आपको कौन निकालेगा और क्यों निकालेगा? बात तो है कि दूसरे देश का आदमी को आप और हम मिलके कैसे आने दे रहे हैं। तो सवाल तो यही है, सवाल ये है ही नहीं कि हम आपको निकाल रहे हैं। फिर जब ये सवाल नहीं है तो फिर क्यों इतना बवाल है? तो बवाल इसलिए है कि अगर सच समझ जाएगा तो फिर विरोध नहीं करेगा। विरोध नहीं करेगा तो सरकार को तकलीफ नहीं पहुंचाई जा सकती है। आप ये सच्चाई को, मेरा बहुत बड़ा समर्थन उस विरोधी नेता को होगा, चाहे उसमें कोई भी हो। हमारे बिहार के जेएनयू के बहुत जाने माने नेता हैं, जो नए नए नेता बने हैं, उनका भी मुझे अभूतपूर्व समर्थन होगा अगर वो ये सच्चाई एग्जैक्टली बताए, बिना अपना एजेंडा ठूसे हुए। आप हर बात में अपना एजेंडा अगर ठूसिएगा तो देश तो बर्बाद होगा। आप अपना एजेंडा, आप एक बार आप ताकत दिखाइए कि आप सच बोलिए सबके सामने। आप जाते हैं लोगों के सामने, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करते हैं, आप एक बार जाके सच बोलिए कि हाँ देखो भैया सच यही है, अब तुमको इसमें भी प्रॉब्लम है तो चलो हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी तब आपके साथ हो जाएंगे। एटलीस्ट सच तो बोलो। आप सच भी नहीं बोल रहे। अभी तक तो हमको लगता है कि पूरे वीडियो में लोग को ये समझ में बहुत देर से आया होगा कि मैं समर्थन में हूं कि विरोध में। अब शायद समझ में आया होगा कि मैं समर्थन में हूं या विरोध में, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ना मैं समर्थन में हूं ना विरोध में, मैं सच के समर्थन में हूं। मेरा कहना है कि तुम सच बोलो। मतलब यहां तक हाल है
कि कल तक अगर आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी से टिकट मिल रही है तो फिर आप इसके विरोधी हैं, और फिर किसी दूसरे पार्टी से टिकट मिल रहे हैं तो आप इसके समर्थक हैं। इसका मतलब आपका अपना एक एजेंडा चल रहा है। नेता जितने भी आप जेएनयू के मेरे इंटेलेक्चुअल भाई, ठीक है, बहुत ही मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है, उनके पास इतनी जबरदस्त काबिलियत है कि आप किसी टॉपिक पे डिबेट कर लो, वो डिबेट में लग जाएंगे एकदम। उनके पास काबिलियत है, भगवान ने दिया है, वो लगे हुए हैं डिबेट में। पर क्या वो डिबेट आपके लिए फायदेमंद हो रहा है? नहीं। वो डिबेट में वो हर बार वही चीज लोगों के मुंह से बुलवाना चाहते हैं, लोगों के मुंह से निकलवाना चाहते हैं जो उनका मन करता है, और सामने वाला उनकी बातों में फंसता है। मतलब कुछ भी हो रहा हो, उनको जो बुलवाने का मन है, उनको जो बोलने का मन है, वही बोलेंगे, वही सुनेंगे। तो ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो इस पूरे बात से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमें किसी के प्रति दया है। अगर इसके लिए आपको तकलीफ है तो आप बोले, अदरवाइज प्लीज सच को समझें। और जहां तक बात है एनआरसी की भी, कि एनआरसी में भी यही सब नियम लागू होंगे जो पहले से बने हुए हैं, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ उसी को होगी जो कि नहीं है सच में भारत का नागरिक, अदरवाइज नहीं होगी। ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए भारतीय संविधान पर। आप बोलते हैं कि भारतीय संविधान की हम रक्षा के लिए हैं, तो भारतीय संविधान में यह है कि ये नहीं होगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इन मुद्दों में जब कई बार विरोधी नेता फंस जाते हैं तो वो हर समय इसमें क्या क्या डालते हैं, जैसे कि भारत में रोजगार है, रोजगार नहीं है, भुखमरी है, दूसरे देश से हम क्यों ला रहे हैं? अरे हम किसी को नहीं ला रहे हैं, कोई किसी को नहीं ला रहा है, सरकार किसी को नहीं ला रही है। 2014 तक जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो नहीं जा रहे, जो शरणार्थी बनकर रह रहे हैं, उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। इसलिए कि क्योंकि उन्होंने संविधान में विश्वास दिखाया। अगर कोई आदमी संविधान में विश्वास दिखाता है, 12 साल रहता है, तो फिर से हम भी उनको भी दे देंगे, वो चाहे पाकिस्तान का ही नागरिक क्यों ना हो। बहुत सारे पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय नागरिकता मिली हुई है। आप जाइए, आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आप हमारे देश में कोई रहना चाहता है, बहुत खुशी हमारे देश के लोग अमेरिका में जाके नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो रह रहे हैं। कैसे रह रहे होंगे? क्या वहां लड़ के नागरिकता ले रहे होंगे? नहीं, वहां उनके संविधान, उनके नियमों को पालन करके, उनमें विश्वास जगा करके कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, आपके देश का भला करेंगे, हमको भी अपना देशवासी बना लो, तो बना लेते हैं। फिर ये क्या जरूरी है कि हम उस पे दया करें, तो हम पे भी दया करो। और अगर तुम हम पे दया नहीं करोगे, आज हम कोई काम कर रहे हैं और एक आदमी, एक कोई भीख मांगने वाला आता है, उसको हम 2 रुपया दे देते हैं, बगल वाला आदमी अगर हमें गोली मार देता है, उसको क्यों 2 रुपया दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? तो ये दिक्कत है ना, ये तो दिक्कत हो जाएगी। अगर हम किसी का भला कर रहे हैं तो होने दो ना, हम तुम्हारा तो बुरा नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की देरी है। और हाँ, जहां तक बात है रोजगार की, तो किसी के आने से या अभी कोई नया आ नहीं रहा है जिससे रोजगार पे इफेक्ट पड़ेगा। और रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो कि मैं लिख के देता हूं, अगले 100 साल, अगले 200 साल और अगले 500 साल तक वही मुद्दा बना रहेगा। किसी सरकार की ताकत नहीं है कि वो सबको रोजगार दे दे, सबको सरकारी नौकरी दे दे। क्या हर घर में एक टीचर होगा जो घर के ही बच्चों को पढ़ाएगा? क्या हर घर में एक पुलिस होगा जो घर के ही बच्चों का सेवा करेगा? क्या हर के घर के ही आदमी का रक्षा करेगा? क्या घर में एक बैंक मैनेजर होगा जो कि घर के ही पैसे का लेन देन करेगा? नहीं करेगा ना, ये संभव नहीं है। आपको कुछ काम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी संभव नहीं है सबको देना। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि सरकार को रोजगार नहीं देना चाहिए, सरकार को रोजगार के सृजन के लिए बहुत काम करना चाहिए। मैं उसके आपके समर्थन में हूं और सबके समर्थन में हूं। पर हां, सिर्फ और सिर्फ विरोध के नाम पर अपनी रोटी सेकना, उस आदमी से सावधान रहें। आपके अंदर जो भी है सरकार, देश के प्रति, उसको एक अच्छे भाव में प्रेजेंट करें। और देखिए, अगर ऐसा होता कि नहीं, किसी सरकार में कोई कमी ही नहीं होती, तो 5 साल का क्यों बनाया गया टाइम पीरियड? बना देता 50 साल का, बना देता 100 साल का। एक बार जो जीत गया यार, जिंदगी भर वही शासन का। ये इसीलिए ना बनाया गया कि अगर किसी में कुछ कमी होगी
तो हम उसको समझेंगे और उसको हटाएंगे और उन लोगों को लाएंगे जिनमें कमी नहीं होगी, जो हमको लगेंगे कि इसमें कमी नहीं है। तो सब कुछ एजेंडा है, आप उसको समझें, ठीक, इस बात के लिए। और अपनी भाईचारा को, अब देखिए चारों तरफ हर रोज एक नया नाटक निकलता है, हर रोज मीडिया को एक नया चीज मिलता है, उसने गोली चलाई, ये किया, मतलब क्या चल रहा है ये? आपको क्या लगता है कि ये सब नैसर्गिक रूप से चल रहा है, नेचुरली चल रहा है? नहीं, बहुत जगह प्रायोजित है, बहुत जगह प्रायोजित किया गया है, और ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। चूंकि हो सकता है आप समर्थक हो या विरोधी हो, तो आपने एक चश्मा पहना हुआ है कि जब हमको ये पार्टी सपोर्ट, हम इस पार्टी में मेरे चाचा है, इस पार्टी मेरी जाति का है, तो ये पार्टी का चश्मा हम पहन लेंगे, और इस पार्टी में मेरे चाचा है और ये पार्टी मेरी जाति का है, तो ये वाला चश्मा पहन लेंगे। तो वो चश्मा उतारिए, सही से देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है। और इस बारे में और भी कुछ अगर हमको बताना होगा तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।